बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। इंडिया ईरान के ख़िलाफ़ जंग में कूद पड़ा। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पर तबादले की तलवार लटक गई। तहरीक इंसाफ ने एक धमकी दी है और उस धमकी का ताल्लुक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से है। ये धमकी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तबादले की तलवार लटक गई। इससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जो 3 जजेस सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर लाए गए, उस ट्रांसफ़र से पहले 6 जजेस ने ख़त लिखा। बल्कि 6 जजेस ने पहले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ मुलाकात की। जब बंदयाल साहब रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद उन 6 जजेस ने काजी फाइजा को ख़त लिख दिया। तो ये जो 3 जजेस ट्रांसफ़र पे आए, इन 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने पहले ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद उन जजेस की जो सीनियरिटी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डिटरमिन की। तो इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। अब जो पहले 6 थे उसमें कम कौन हुए, क्योंकि ये 5 हो गए, उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो है वो निकल गए, तो बाकी 5 जज बच गए। अब नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में 5 दरख्वास्तें दायर हुई, इनमें एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की भी थी और एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रियासत अली आज़ाद साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, जब उनकी मुद्दत मियाद का आखिरी दिन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा था, उस रोज़ रियासत अली आज़ाद साहब ने जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तो मैंने अपने व्लॉग में ना सिर्फ ये ख़बर आपको बताई थी कि ये दरख्वास्त इस नोयत की रियासत अली आज़ाद साहब ने फ़ाइल की है, बल्कि ये सवाल भी किया था कि जब आपका टेन्योर आज ख़त्म हो रहा है, शाम 5 बजे आप सदर नहीं रहेंगे, नए सदर आ जाएंगे, तो फिर किस कैपेसिटी में जो एग्जेक्टिव बॉडी है, जो काबीना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, उसकी इजाज़त के बगैर आपने कैसे दायर कर दी। अब हुआ ये कि जब रियासत अली आज़ाद साहब सदर नहीं रहे और वाजिद गिलानी साहब सदर बन गए, तो वाजिद गिलानी साहब ने आने के बाद अपनी जो मुंतखब काबीना थी उनके साथ मुशावरत करके ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। अब ये दरख्वास्त नाज़रीन जब वापस होती है तो इमरान खान साहब की जमात के एक वकील रहनुमा हैं अली बुखारी साहब, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया वाजिद गिलानी साहब को, और वाजिद गिलानी साहब को उस लेटर में अली बुखारी साहब ने ये कहा, जो कि इस्लामाबाद के हलके में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी थे और बड़े अच्छे इंसान हैं अली बुखारी साहब। उनकी तरफ से कहा गया कि आपने हमारे साथ धोखा किया है वाजिद गिलानी साहब। हमने आपको वोट दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के तौर पे, लेकिन आपने ये दरख्वास्त जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से क्यों वापस ली। तो इस पर नाज़रीन वाजिद गिलानी साहब ने फिर लेटर लिख के उनको ये जवाब दिया कि मुझे अगर आपने सपोर्ट किया तो जब आपका इलेक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मैंने भी आपको सपोर्ट किया था, लेकिन इस दरख्वास्त के हवाले से मेरा कोई किरदार नहीं, ये काबीना का मुंतखब एग्जेक्टिव बॉडी का फ़ैसला है। तो अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने वाजिद गिलानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर दिया है, अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें एक बड़ी अहम शख्सियत ने, आप उसको सोर्स भी कह सकते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि बजट के बाद, बजट जब मंजूर होगा, और उनका बैकग्राउंड सियासी नहीं है, मैं आपको
बता दूं, जो अहम शख्सियत है, उन्होंने कहा कि बजट के बाद और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो भी फैसला है, 27वीं तरमीम आ रही है और 27वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाजमी बनेगी। ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी बल्कि जो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस के तबादले हैं वो बग़ैर कंसेंट के हो सकेंगे। यानी जैसे इंडिया में निज़ाम राइज है कि जज का ट्रांसफ़र होता है लेकिन ट्रांसफ़र से पहले जज से नहीं पूछा जाता, वो तरीक़ाकार 27वीं आईनी तरमीम में राइज किया जाएगा, नाफज किया जाएगा। अब उस तरमीम के बाद जैसे दावा किया गया हम शख्सियत ने कि तबादले होंगे बग़ैर किसी कंसेंट के, तो ये जो 5 जजेस हैं इन पर भी एक तरीके से तबादले की तलवार लटक गई है कि इनके भी फिर बाहर किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये चहमगोइयाँ इस डेवलपमेंट से पहले भी हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ़ कॉरिडोर्स में ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन साथ में ये भी चहमगोइयाँ हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज जो हैं वो रिज़ाइन कर जाएं। और जब रिज़ाइन की बात आती है ट्रांसफ़र के मामले पे तो फिर कहा जाता है कि शायद जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कि छुट्टियों पे गए हैं अगले हफ्ते वापस आएंगे, फिर छुट्टियों पे चले जाएंगे, फिर समर वेकेशंस आ जाएगी। और ऐसे मौके पे जब 16 जून से जजेस ट्रांसफ़र केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, ना सिर्फ 16 जून को जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत होने जा रही है बल्कि एक्सपेक्टेड है, जैसे बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा था कि हम उस रोज़ जवाबुल जवाब सुन के शॉर्ट ऑर्डर भी जारी कर देंगे। तो ऐसे मौके पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिनको अपील फ़ाइल करना पड़ सकती है, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील भी होगी, फ़ैसला जो भी आया बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अब तक जो दलाइल दिए गए हैं, 5 जजेस के जो वकील हैं वो अदालत को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हैं। लेकिन बहरहाल मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, अदालत का फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मौके पे उनका छुट्टी पे जाना उस पर भी सवालिया नज़रों से देखा जा रहा है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन क्या है? वो ख़बर है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2119 बिलियन रुपीस का बजट केपी हुकूमत ने पेश कर दिया, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया। बाकी आप जाके चेक करें कि सेहत के लिए केपी हुकूमत ने कितने पैसे मुख्तस किए हैं, तालीम के लिए केपी हुकूमत ने कितने पैसे मुख्तस किए हैं, ये जाके आप खुद देख लें। 2119 अरब का बजट है और इन दोनों शोबाजात में, तालीम में, सेहत में इनकलाब लेके आना था। आप ज़रा चेक कर लें, मैं कोई बात नहीं करता। अब नाज़रीन आ जाते हैं, एक धमकी जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई है कि हल सिर्फ इमरान खान है। अब वो धमकी क्या है? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर अयूब साहब, शेख वकास अकरम साहब, जिसमें एक बात ये कही गई कि मुल्क को जिन बहरानों का सामना है उन बहरानों से इमरान खान ही मुल्क को निकाल सकते हैं। अब नाज़रीन ये जो बात तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं, इसके अगर आप डेप्थ में जाएं, इस बात को अगर आप डी कोड करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो सियासत है, उस सियासत में का जो बेसिक है, बुनियाद है, वो ये है कि ना सियासी इस्तेहकाम आए ना मुआशी इस्तेहकाम आए। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो IMF को लेटर लिखे गए, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ज़र मुबादला रेमिटेंसेस के बाइकआउट की जो कॉल दी गई, IMF के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज किया गया, ये सारी चीज़ें इस बात को डिपिक्ट करती हैं, ज़ाहिर करती हैं कि मकसूद ये था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात स्टेबल ना हो पाएँ, पाकिस्तान सियासी तौर पे मुस्तहकम ना हो पाए।
तो अब वही बात, यानी एक धमकी जो है, धमकी की शक्ल में जो डिमांड है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए, बहरानों का हल सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इसके अंदर नाज़रीन मैं ये समझता हूँ कि एक धमकी है या एक बेस है, एक मकसद है कि इस्तेहकाम नहीं आने देना। बाकी एक और दावा भी किया जनाब उमर अयूब साहब ने, मैं उनका ये दावा सुन के हैरान रह गया। कहते हैं कि ये क्रेडिट जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो इतनी मतलब इजाफ़ा हो रहा है ज़र मुबादला में, जो बाहर से लोग पैसे भिजवा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये इमरान खान को दुआ दें। उमर अयूब साहब कहते हैं कि इमरान खान को दुआ दें कि उन्होंने डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद लोग जो है इतनी बड़ी अमाउंट में ज़र मुबादला रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भिजवाते हैं। ये क्रेडिट रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़रूर है, लेकिन उमर अयूब साहब शायद आप ये भूल गए हैं, शायद आप ये भूल गए हैं कि आपकी तरफ से रेमिटेंसेस के बाइकआउट की कॉल दी गई थी कि पैसे ना भिजवाए जाएं, और ये कॉल अभी तक मौजूद है। आपने अभी तक कॉल वापस लेने का ऐलान नहीं किया। जब आपने कॉल दी थी रेमिटेंसेस के बाइकआउट की, अलल ऐलान आपने कहा था कि रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना भिजवाएं। ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये न जाने कौन सी हुकूमत है, आप इस किस्म के दावे करते थे। तो आज अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं उसमें इजाफा आ रहा है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं। आपने तो बाइकआउट करा दिया था। और फिर जनाब कुछ नोक झोंक भी हुई तहरीक इंसाफ के साथ। कल का जो कौमी असम्बली का सेशन था नून लीग की और तहरीक इंसाफ की, क्या नोक झोंक हुई। जब ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में आए तो पीटीआई ने कहा ओ राफेल आ गया, यानी इंडिया के जो फाइटर जेट गिराए गए, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, तो उनको तंज कर रहे थे कि ओ राफेल आ गया। फिर एक और भी बात की उमर अयूब साहब ने कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान शेर हैं। जब शेर की बात की तो नून लीग के लोगों ने भी डेस्क बजाए और उससे पैगाम ये दिया कि फिर क्या समझें कि इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं रहे, नून लीग हो गए, क्योंकि शेर तो मुस्लिम लीग नवाज़ का इंतखाबी निशान है। तो ये कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक भी चलती रही। सना यूसुफ टिकटॉकर के कत्ल के केस में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मुल्ज़म है उमर हयात, उसकी शनाख्त परेड का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। और शनाख्त परेड की का ये जो प्रोसेस है अडयाला जेल में हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। और इस प्रोसेस में जो वालदा हैं सना यूसुफ की और जो फूफो हैं उनकी तरफ से शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया। बाकी नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट, जिनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ 2.5-2 लाख से बढ़ के 12-13 लाख 21 लाख मराद के साथ पैकेज हो गया। तो उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि मेरा इस तनख्वाहें बढ़ाने के मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ना ताल्लुक़ का इज़हार किया। और साथ में ये भी कहा कि मेरे साथ तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पे ना बात की गई और ना किसी किस्म का मशवरा किया गया है। अब नाज़रीन आते हैं जो मोदी सरकार एक्सपोज हुई है और ईरान जंग में इंडिया भी कूद पड़ा है। ये मामला नाज़रीन क्या है, एक नाज़रीन सोशल मीडिया का अकाउंट है बाबा बनारस के नाम से, इसने एक ट्वीट किया है। और ये जो सोशल मीडिया का अकाउंट है इसे रॉ का अकाउंट समझा जाता है। पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उस वाक़े से पहले ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो आखिरी जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा किया गया, ऐसे तमाम ट्वीट्स कि आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान में ये होने जा रहा है, बड़ा दिन है पाकिस्तान में, बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, तमाम अपडेट्स बाबा बनारस के अकाउंट से की जाती हैं। तो इसने एक ट्वीट किया है कि इसराइल इज़ नॉट फाइटिंग द वॉर फॉर इसराइल, यानी इसने रॉ ने ट्वीट किया कि इसराइल के लिए नहीं लड़ रहा, इसराइल इज़ फाइटिंग फॉर द वॉर फॉर ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत के जंग लड़ रहा है। और आगे लिखते हैं कि इफ़ यू आर नॉट विद इसराइल यू आर विद रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, आप अगर इसराइल की सपोर्ट नहीं करते तो फिर आप इस्लामिक टेररिज्म के साथ हैं। अब ये जो अकाउंट है रॉ का, ये ख़ुद दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करता है, दहशतगर्दों की तंजीमों की
इंडियन चैनल्स पे ग्लोरिफिकेशन करता है। जब जब भी बलूचिस्तान में कोई वाक़या पेश आया जिसमें BLO इन्वॉल्व था, मजीद ग्रुप इन्वॉल्व था, उसके एजेंट उस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इन तंजीमों के जो करिंदे थे वो इंडियन मीडिया पे बैठे थे और ये कहता है कि इसराइल ह्यूमैनिटी की जंग लड़ रहा है। ये जो आप दहशतगर्दी को आप प्रमोट करते हैं ये क्या है? और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो इंडिया क्या जो मर्जी इल्ज़ाम लगाए, अमेरिका एतराफ़ कर चुका है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो फ्रंट स्टेट के तौर पे जो रोल है उस किरदार को अमेरिका एक्सेप्ट कर चुका है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, यानी ये मैं कहना ये चाह रहा था कि ये इनडायरेक्टली भारत इस जंग में कूदा है और मोदी सरकार ने खुद को एक्सपोज किया है कि इसराइल को सपोर्ट करें। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।